हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज लेकर के आया हूं और वो एक्साइटिंग चीज है हमारे रैंकर्स का एक्सटेंसिव कोर्स। और इस एक्सटेंसिव कोर्स में आपको मिलने वाला है फुल टू मजा, क्योंकि आपके प्रॉब्लम्स का होने वाला है निवारण। इस प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हम लोग बेसिकली इस कोर्स में फोकस करने वाले हैं। वैसे प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं जो कि जेईई मेन के सिलेबस में आते हैं और जेईई मेन में सवाल पूछने के चांसेस बनते हैं। अब आपके मन में यह शंका आ रही होगी कि सर अगर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस होने वाला है तो क्या थ्योरी पार्ट एकदम भी हम लोग नहीं लेने वाले हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, हम लोग हाफ एन आवर थ्योरी पार्ट को भी देंगे ताकि आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो थोड़ा सा आप रिवाइज कर ले। उस थ्योरी का यूज करके फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, आपके प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले हैं और आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस का लेवल बनाने वाले हैं। तो जरूर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक अर्ली कोड का इस्तेमाल करके, अर्ली कोर्स का इस्तेमाल करके इस अर्ली कोड से आप मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। तो देर मत करिए और जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि ये चीज बस लिमिटेड समय तक के लिए है, क्योंकि ये कोर्स 1 जुलाई से लॉन्च होने वाला है बच्चों। और जेईई मेन 2021 में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, आपको बहुत ही ज्यादा सहायता होने वाली है इस कोर्स के द्वारा। तो बिना देर किए इस कोर्स को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस चीज का लुत्फ उठाएं। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे एक्सटेंसिव कोर्स के बारे में। और जैसा कि हम लोग PYQ सीरीज चला रहे थे तो उस पे हम लोग बरकरार है। और आज हम लोग जो PYQ सीरीज चलाने वाले हैं वो चलाने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। तो लिक्विड सॉल्यूशन आपका क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में, मतलब आसपास के सामने वाले ईयर्स में, जैसे 2019 हो गया, 2018 हो गया, इन सब के सवालों को देख करके हम लोग समझेंगे कि किस तरीके के सवाल जेईई मेन पूछे जाते हैं। क्या आपने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड सवाल है? अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी तो होने वाली है। तो आइए इन सवाल को हम लोग देखें और धमाकेदार तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते हैं। यहां पर हम लोग जो पहला सवाल देखने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, यह है व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI। आपको मोलैलिटी निकालना है। अब मोलैलिटी निकालना तो है भैया, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम लोग वो लिख लेते हैं। मोलैलिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें भाई? इन केजी। अगर ग्राम में होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल ले और मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखें तो आपको क्या दिया हुआ है? वेट ऑफ, यहां मास बाय मास परसेंटेज, और मास बाय मास परसेंटेज में आपको पता है कि इट विल बी द मास ऑफ KI डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन का मास का रेशियो होता है। तो ये आपको कितना दिया हुआ? 20%। अगर इस परसेंटेज को नीचे हटाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? 100 आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, यहां वेट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका 20 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा बेटा सॉल्यूशन के वेट में सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दो, और वेट ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या है? 100, और वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? 20। तो अगर आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा? 80 ग्राम आ जाएगा। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ये वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। लेकिन बोलेंगे सर ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट तो हमको यहाँ से मिल गया, और बहुतों के मन में ये चिंता सता रही होगी कि सर यहाँ तो मास है और आप निकाल रहे हैं सॉल्वेंट का वेट। तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि केमिस्ट्री में जो मास और वेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, क्योंकि हम लोग बहुत माइन्यूटली मास को ऑब्जर्व करते हैं। माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो तो छोड़ दो यार, मतलब एटॉमिक लेवल पे हम लोग देखते हैं, जिसके मास में अगर आप जी से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जो वेट है वही मास होने वाला है। तो अगर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल ले तो अपना काम नहीं हो जाएगा बेटा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 20 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ KI। तो मॉलिक्यूलर मास देखिए सवाल में दे दिया भैया, अब इससे आसान आप चीज क्या खोजते हैं? तो
इट विल बी 166। तो ये आ गया आपका मोल्स ऑफ KI। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मोल्स ऑफ KI आ गया सर, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया, तो देर किस बात की, इन सबको यहां पर पुट कर दो। लेकिन सर यहाँ kg है और आपने जो वेट निकाला है वो तो ग्राम में निकाला है, तो हम लोग क्या बोले मैंने आपको बेटा कि kg के जगह अगर ग्राम में वेट आपको मिलेगा सॉल्वेंट का तो आपको 1000 से ऊपर में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ KI दैट इज 20/166 डिवाइडेड बाई 80, ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब इसको हम लोग सटासट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, 4 से आप डिवाइड दे दो ये हो जाएगा 5, और इसको डिवाइड दे दो ये हो जाएगा 50। तो ये मोलैलिटी क्या आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 166। अब देखिए आंसर जो है वो 1 पॉइंट समथिंग के डेसिमल में, तो थोड़ा सा ऑप्शन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, तो आपको इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। और सॉल्व अगर आप ध्यान से करेंगे तो आपका ये लगभग 1.51 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो आप इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर सटीक है, तो इट विल बी 1.51। बस डिवाइड देना है, और वो भी बहुत हार्ड डिवीजन नहीं है, बड़ा आसान सा डिवीजन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे चीजों तक पहुंच जाओगे। ठीक है बेटा, तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। एक सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, ठीक है, एक सॉल्यूशन दे दिया गया है, किसका, सोडियम सल्फेट का। सोडियम सल्फेट का दे दिया, जिसमें 92 ग्राम क्या है, Na+ आयन है। क्या बोला है, पर किलोग्राम ऑफ वाटर, और आपको फाइंड करने बोला है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का अभी आपने फॉर्मूला देखा कि क्या होता है, जिसका मोलैलिटी निकालना है उसका मोल्स ऊपर, तो आपको मोल्स किसका चाहिए, Na+ का, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होने वाला है, वाटर, तो यहाँ पर आ जाएगा H2O का वेट। अगर ये ग्राम में हुआ तो आपको ऊपर क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या है, ये किलोग्राम में है, और जो कि ये किलोग्राम में है तो आप चाहो तो डायरेक्ट एक काम कर सकते हो कि यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्ट ही इन kg ले लो, काम आपका बन जाएगा। अब वेट ऑफ H2O इन kg कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, 1 kg दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, मोल्स ऑफ Na+। तो मोल्स ऑफ Na+ के लिए आपको वेट ऑफ Na+ चाहिए, गिवन वेट चाहिए कि क्वेश्चन में कितना वेट दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए 92 ग्राम आपको दिया हुआ है, मतलब Na+ का वेट क्या हो गया 92, और इसका मॉलिक्यूलर वर्ड तो यूज नहीं करेंगे, इसका एटॉमिक वेट ही लेंगे, क्योंकि किसी भी अगर आयन है, ये कैसा आयन है, ये सिंगल एटम वाला आयन है, तो सिंगल एटम वाले आयन का जो वेट होता है वो उसके एटॉमिक मास के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि आयन कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने से, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो वेट जो कि Na का बहुत इलेक्ट्रॉन का बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से इसके एटॉमिक वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मोनो एटॉमिक आयन है तो उसका जो वेट होगा उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, अगर पॉली एटॉमिक आयन है तो उसका जो वेट होगा उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। तो यहां पर अगर मैं पूछूं Na+ का एटॉमिक वेट क्या होने वाला, तो दैट इज इक्वल्स टू दी एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम दैट इज 23, और अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, और आपको तो चाहिए भैया मोलैलिटी, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 4 हो गए, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 1 kg हो गया। तो आपका तो आंसर आ गया भैया क्या, 4 मोल पर kg, और अगर आप चाहें तो इसको 4 स्मॉल m के थ्रू भी डिनोट कर सकते हैं। तो दिस विल बी योर आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो कौन सा आंसर सही है, ABCD, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या बेटा, नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ए सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। ध्यान से देखिएगा, ए सेट ऑफ सॉल्यूशंस इज प्रिपेयर्ड। मैं बता दूं 2020 में एक ही सवाल आया था, ये सितंबर 6 में, बाकी 2019 में भर भर के इस चैप्टर से सवाल पूछा गया है। तो देयर इज अ चांस कि इस बार वाले एग्जाम में सॉल्यूशन से क्वेश्चन आए, क्योंकि 2020 में इस चैप्टर से सुनना पड़ गया था भाई एग्जाम का पेपर, बड़ा कम सवाल आया था, एक ही सवाल आया था, तो जो 1 ही 2 सवाल आए थे, ज़्यादा सवाल इस चैप्टर से नहीं पूछे गए थे उतना, तो 2019 में खूब दबा करके सवाल पूछा गया। तो देखा गया कि हाँ ठीक है, अगर फॉर्मेट को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करते तो 2021 में थोड़े से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, सेट ऑफ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 180 ग्राम ऑफ वाटर। आप बहुत सारे सॉल्यूशन के सेट बना रहे हैं,
ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन के सेट्स बना रहे हैं। सेट कहने का मतलब एक सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, एक नहीं एक से अधिक। क्या बोलता है, जिसमें वाटर क्या है 180 ग्राम है सब में, इसमें भी 180 ग्राम वाटर है, इसमें भी 180 ग्राम वाटर है, इसमें भी 180 ग्राम क्या है आपका भैया पानी है, इसमें भी 180 ग्राम क्या है बच्चों पानी है। ठीक है, अब क्या बोलता है 10 ग्राम ऑफ डिफरेंट नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का यूज करके, मतलब जो आपने डिफरेंट सॉल्यूशन बनाया है इन सारे सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है सॉल्यूट है। मान लो इसमें ए है, इसमें ए है तो ए का कितना वेट हो गया 10 ग्राम। अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ लिख देते हैं 10 ग्राम। इसमें बी है तो इसमें बी का 10 ग्राम है, ये सी है तो इसमें सी का 10 ग्राम है। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब क्या बोलता है, आपको पता है कि अगर किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअर डाउन होता है। क्लियर। और यहां पर आपसे क्या पूछ रहा है, द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज सॉल्यूट्स, इन सॉल्यूट्स के मौजूदगी में उसके रिलेटिव लॉरिंग वेपर प्रेशर को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। किसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा। आपको एक कंसेप्ट पता है कि द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम RLVP लिख ले रहे हैं शॉर्ट में, ये क्या किसके बराबर होगा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के बराबर होगा। तो हर किसी का आपको पता है किसमें कौन सा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, अगर आप इन सब का मोल फ्रैक्शन निकाल ले तो आपका काम हो जाएगा। अब आपके मन में सवाल, सर आपने 3 कैसे बना दिया, 4 भी तो हो सकता है। अरे बेटा इनको देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब 3 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब आप 3 डिफरेंट सेट ऑफ सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। अच्छा, आपको अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, तो आपको इन सब का मोल्स पता होना चाहिए। तो अगर आपको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आपको मोल्स ऑफ ए पता होना चाहिए। तो मोल्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, गिवन वेट बाय इट्स एटॉमिक वेट, या मोलर मास ऑफ ए क्या दिया हुआ है 100 ग्राम, तो ये हो जाएगा Na कितना हो गया, Na बराबर 10/100 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये मोल आ जाएगा। वहीं अगर हम Nb का निकाले, ये आंसर मोल में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, पर मोल ऊपर चला गया तो मोल में आ जाएगा आंसर। उसी तरीका से बी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/20, 200। उसी तरीका से अगर हम Nc का निकाले तो हमारा आ जाएगा 10/100। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, यहाँ तक आई होप तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम इसको कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर लो, ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी तो निकालना पड़ेगा पानी का भाई। सब में, इस सॉल्यूशन में भी पानी 180 है, इसमें भी 180, इसमें भी 180, और पानी का तो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास आपको पता है, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 18, तो आंसर आ जाएगा 10 मोल। ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया। क्लियर। अच्छा, तो आपको तो मोल फ्रैक्शन आपको पता है, RLVP ऑफ ए क्या आएगा, RLVP ऑफ ए आएगा Na प्लस NH2O। तो Na आपका क्या आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 0 1 0 कट गया, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 0.1 डिवाइडेड बाई 10.1। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, कैसे, Na हो गया 0.1 और NH2O आपने निकाल लिया 10। उसी तरीका से हम RLVP ऑफ बी निकालेंगे तो क्या आएगा, NB प्लस NH2O। NB आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, ये इसको कैंसिल कर दो, ये 1/20, 1/20 कितना हो जाएगा 0.05, ये हो जाएगा 0.05 प्लस 10, आंसर क्या हो जाएगा 0.05/10.05। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या यहाँ तक। इसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, RLVP ऑफ C निकालना है। RLVP ऑफ C तो वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर बस NC आ जाएगा और NC प्लस NH2O हो जाएगा। अब NC कितना है 1/10⁻3, मतलब 10⁻−3, तो आप इसको लिख सकते हैं 10⁻−3। इसके जगह पे आप चाहो तो 0.001 भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.001, और आप चाहो तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। जब भी आप किसी चीज़ को जोड़ रहे हो और जोड़ते वक्त अगर किसी एक के मुकाबले दूसरा 1000 के रिस्पेक्ट में बड़ा छोटा हो जाता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.001 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, आप इन सबको ऑब्जर्व करिए। अब आपको पता है ये वैल्यू क्या है, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ये, और सबसे छोटा कौन होने वाला है, ये सबसे छोटा
सी होने वाला है, सबसे बड़ा ए होने वाला है। तो सबसे बड़ा ए और सबसे छोटा सी, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बोलो यहां तक आई कि नहीं आई समझ में? तो देखो बेसिक से सवाल आ रहे हैं, सवाल बेसिक से उठ करके आ रहे हैं, कोई हाई फाई सवाल नहीं आ रहा है। जो भी सवाल आ रहे हैं उन बेसिक से आ रहे हैं, बस आपको चीजें पता होनी चाहिए। अगर पता है तो आपसे सारे सवाल लग जाएंगे, अगर नहीं तो फिर तो दिक्कत की बात है ही बेटा, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये भी बड़ा मजेदार सा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखें। ये भी आपका 2019 अप्रैल 8 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और बी है, इसका वेपर प्रेशर दे दिया। तो क्या हो जाएगा, आपको पी नॉट ए दे दिया है, कितना दे दिया है बच्चों, 400, और पी नॉट बी कितना दे दिया है बच्चों, 600। mm ऑफ एच जी, दोनों mm ऑफ एच जी में है, इसीलिए हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं। आप मान करके चलो सब mm ऑफ एच जी में, आंसर भी mm ऑफ एच जी में आने वाला है। क्या लिखता है, रिस्पेक्टिवली एट 298 केल्विन ऑन मिक्सिंग द टू लिक्विड्स। आपने इसको मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद क्या बोलता है, द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम, उनका जो इनिशियल वॉल्यूम था, उनका जो सम है वो इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर होगा। अब ये कब पॉसिबल है, अगर आप एमगट्स लॉ देखोगे उसके हिसाब से अगर आप इस पे कंसेप्ट लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एमगट्स लॉ क्या कहता है कि अगर आप एक से, एमगट्स लॉ बेसिकली गैसेस मिक्सचर के लिए लगता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट उसी टाइप का है, और ना भी लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है, ना भी लगाओ तो भी चलेगा, एमगट्स लॉ लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये सिंपली एक कंसेप्ट पे बन जाएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, द सम ऑफ देयर इनिशियल वॉल्यूम का जो सम है आप उसको जोड़ोगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द फाइनल मिक्सचर। ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ए का मोल फ्रैक्शन बी के मोल फ्रैक्शन के क्या हो, बराबर हो। और ये कब पॉसिबल है, जब इनका मोल्स क्या होगा, बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट आपका निकल करके आ गया। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी इज 0.5, मतलब अगर एन बी आपका 0.5 है तो आपका एन ए भी क्या होने वाला है, 0.5। एन ए नहीं, मोल फ्रैक्शन काई बी, और ये हो गया काई ए। तो काई बी अगर आपका 0.5 है तो काई ए भी आपका क्या हो जाएगा, 0.5। तो बोलता है द वेपर प्रेशर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी इन द वेपर फेज आपको निकालना। ठीक है भाई, तो हम लोग पी टोटल निकाल लेंगे। पी टोटल तो बदलने वाला नहीं ना, पी टोटल क्या है, द टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ही तो है। तो टोटल वेपर प्रेशर अगर हम जानते हैं तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए के जगह पे क्या लिख सकते हो, काई ए इंटू पी नॉट ए, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, काई बी इंटू पी नॉट बी। अब आपको सब कुछ दिया हुआ है, काई ए क्या है आपका, पीटी बराबर आप क्या लिख सकते हो, काई ए के जगह पे 0.5, और पी नॉट ए क्या है 400 प्लस 0.5 इंटू 600 पी नॉट बी। अब 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब ये सीधे आधा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा बेटा 300, पी टोटल क्या आ गया 500 आ गया। अब इसमें ए और सी ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, मतलब जो भी आंसर आने वाला है या तो बी आने वाला है या तो डी आने वाला है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इनका लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन सेम है तो क्या वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन सेम होने वाला है क्या? सोचो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको देख करके कहानी बना लेंगे कि सर मोल फ्रैक्शन तो सेम है लेकिन ये बेटा लिक्विड फेज में है, ये लिक्विड फेज में है। वेपर फेज के लिए कैसे निकालोगे, आपको पता है, आपको पता है कि पी ए वेपर फेज का प्रेशर, उसके मोल फ्रैक्शन दैट इज वाई ए इंटू टोटल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो आपको यही तो वाई ए निकालना है, यही तो वाई ए निकालना है। पी ए बोलेंगे सर हमको तो पता है, क्या है पी ए, आपने निकाल रखा है 200, वाई ए पता नहीं, पी टी पता है, तो वाई ए बराबर क्या आ जाएगा 200/500 आ जाएगा। वाई ए बराबर क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो ये आपका वाई ए का वैल्यू आ गया। ठीक, अगर हम यहीं वाई बी निकाले तो आपको पता है वाई बी प्लस वाई ए किसके बराबर होगा 1, और इतना भी निकालने की जरूरत आपको है नहीं, आंसर तो यहीं पर आपका आ चुका है।
लेकिन चलो ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए मैं तो निकाल देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको उतनी निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपका एक आ गया 0.4, मतलब ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी मार करके आ जाना। मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन डी। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर, जो 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट, अब क्या बोलता है यहां पर? बोलता है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया। और यूरिया का मोलर मास भी आपको दे दिया है। मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे आएगा, तो देख लो कॉन्फिडेंस लेवल यहीं से बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूलाज आपको कुछ कुछ तो आना ही चाहिए यार, आप 11-12 पढ़ चुके हो, है कि नहीं? तो ये 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया का मोलर मास भी दे दिया एंड 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो आपको क्या क्या दे दिया है? वेट ऑफ यूरिया दे दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? 0.6 ग्राम। मोलर मास ऑफ यूरिया भी आपको दे दिया, कितना दे दिया? 60 ग्राम। फिर वेट ऑफ ग्लूकोज भी दे दिया है, कितना भाई? 1.8 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज भी आपको पता चल गया है, यहां पर कितना है बेटा? 180 ग्राम पर मोल। ये भी हो गया पर मोल। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अब आगे क्या बोल रहा है? इन 100 ml ऑफ वाटर, मतलब वॉल्यूम भी आपको दे दिया है, किसका? सॉल्यूशन का। कितना? 100 ml, क्लियर। तो बोलेंगे सर यहाँ तो पानी का दिया है, तो आप सॉल्यूशन का क्यों बोल रहे हो? तो आप जो सॉल्यूट डाल रहे हो उसके कारण वाटर का वॉल्यूम बढ़ने वाला नहीं है और घटने वाला नहीं है, तो जो वॉल्यूम ऑफ H2O है वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप चीनी मिलाते हो अगर पानी में एक गिलास में, तो क्या पानी का जो वॉल्यूम पहले था वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्या सॉल्यूशन बनने के बाद? ऐसा नहीं है। या घट जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। तो आप किसको डाल रहे हो? ग्लूकोज को डाल रहे हो और यूरिया को डाल रहे हो, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं जो उसके वॉल्यूम को घटाएगा या बढ़ाएगा। तो ये जो है यही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है? अब आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको क्या निकालना है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना। बड़ा ही आसान है। तो पाई इज इक्वल्स टू क्या होगा? अब देखो ये वाले जितने भी आपको कंपोनेंट्स दिए गए हैं, ये ना ही एसोसिएशन में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं ना ही डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट लेने वाले हैं, तो इनके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। इनके लिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आपको फॉर्मूला बेसिक ही लगाना, ICRT। यहां पर सी क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर क्या होता है बेटा? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर में 1000 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। अच्छा, कंसंट्रेशन खाली यूरिया का होने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि इसका जो सोल्यूशन बना वो एक से अधिक सॉल्यूट का यूज करके बना है। मतलब यहां जो कंसंट्रेशन होने वाला है वो यूरिया का भी होगा और ग्लूकोज का भी होगा और दोनों अफेक्ट करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो यहां आई का वैल्यू तो आपका क्या हो जाएगा? 1। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? C1 + C2 हो जाएगा। C1 आपका क्या हो गया? यूरिया का। ये किसका हो गया? यूरिया का। और ये किसका हो गया? ग्लूकोज का। इंटू R इंटू T। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो अब C1 कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ यूरिया। मोल्स ऑफ यूरिया क्या हो जाएगा? गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100। ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई प्लस अब मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज और सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। और इनटू आर का वैल्यू आपको दे दिया है 0.08206 इनटू टी। टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ होगा 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसको हम लोग केल्विन में बदल लेंगे। कारण क्या है? आर देख लो किसमें है टेम्परेचर? केल्विन में। तो हम लोग इसको केल्विन में लेंगे। यही गलतियां होती है, छोटी छोटी गलतियां। हो सकता है एग्जाम में आप बाई मिस्टेक 27 यूज कर ले, तो आपसे गलतियां हो सकती है, लेकिन ध्यान रखें। क्लियर? अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये कैंसिल, ये नीचे आ गया 10, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ये और 1/10 हो जाएगा। इन सबको भी काटोगे तो 1/10 हो जाएगा। मतलब 0.1 + 0.1 इंटू 0.08206 इंटू 300। आंसर किस में आने वाला है बेटा? आंसर किस में आने वाला है? आंसर ATM में आने वाला है, क्योंकि आपका आर का यूनिट को देख करके आपको पता चल जाएगा कि प्रेशर किस में। अब ये सवाल आसान है क्योंकि सारे यूनिट्स एक ही है। हो सकता है कि यूनिट्स बदल दे तो वहां पर दिक्कतें आ सकती है। हो सकता है कि
यूनिट्स अगर बदले तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पर बदला नहीं है इसलिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 300 इंटू 0.08206। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आने वाला है वो कितना हो जाएगा, ये आ जाओ नीचे, ये 10 और 10 कट गया, ये हो गया 60, ये हो गया 0.08206। बोलो कोई दिक्कत की बात है? अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्स 6 और 8 का अगर मल्टीप्लिकेशन देखें तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, मतलब ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं ऐसे सोचूंगा, ये नहीं कि बैठ कर मल्टीप्लाई करना चालू कर दूंगा। बोलो आया कि नहीं आया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो आप देखें ना 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। तो ये आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं आगे सवाल को। अब ये सवाल को ध्यान से देखिएगा, क्या बोलता है, द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन मतलब किसमें डिप्रेशन आने वाला भाई, आप में नहीं आना चाहिए, आप में कतई नहीं आना चाहिए भाई। यहां पर क्या बोल रहा है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट। अब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मतलब किसमें आता है भाई, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। याद आ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब आपको क्या दे रहा है, ये KF का वैल्यू दे दिया है कितना, 4.0 kg पर मोल। ठीक, अब kg पर मोल किसका यूनिट है, kg पर मोल लगभग किसका यूनिट के जैसा आ रहा है, वहां मोल पर kg होता है, याद आ रहा है, मोलैलिटी में आता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द डिप्रेशन इन देयर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। आपको डिप्रेशन निकालना है, डेल्टा TF निकालना है। क्या बोलता है, 0.03 मोल पर केजी। ये किसका है भाई, घबराना मत देख करके, मोल पर केजी मोलैलिटी है बेटा, तो मोलैलिटी क्या आ गया आपका 0.03 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ K2SO4। क्लियर? अब आपको मोलैलिटी भी पता है, KF भी पता है और K2SO4 दे दिया। आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू I KF इंटू M। अब I क्या है, I का वैल्यू क्या निकल करके आने वाला है, तो K2SO4 को अगर आप तोड़ेंगे और फिर देखेंगे तो आपको पता चलेगा 2K प्लस SO4 2 माइनस है। क्यों तोड़ा, याद है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। और K2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है, अगर आप इसको पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा और टूटेगा तो आपको आयंस देगा। तो यहां पर आयंस कितने हो गए, 2 और 1 3। और जब भी डिसोसिएशन का केस आता है तो आई में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, जितना नंबर ऑफ आयंस में वो टूट रहा है वही उसका आई का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां पर आई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। यहां आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब आई हो गया 3, KF हो गया 4 और M हो गया 0.03। यहां से आपका डेल्टा TF निकल के आ जाएगा, ये हो गया 12 इंटू 0.03, इसको नीचे ले आओ और 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई 100, आंसर आ जाएगा 0.36 केल्विन। तो अगर मैं देखूं तो ABCD में कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? देख रहे हो ना सवाल कैसा आ रहा है, बस आपको बेसिक्स आना चाहिए, बेसिक्स। जिसका बेसिक्स क्लियर है सवाल को निकाल के ले जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या बोलता है, द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 2 केल्विन। एलिवेशन दे दिया, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दे दिया मतलब क्या, डेल्टा टीवी आपको दे दिया है कितना मोलर, मतलब मोलैलिटी भी आपको दे दिया है डायरेक्ट ग्लूकोज का बेटा कितना 1, और डेल्टा टीबी कितना दे दिया 2K। अब क्या बोलता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा TF भी आपको दे दिया है, कितना दिया है 2 केल्विन फॉर मोलैलिटी ऑफ ग्लूकोज, कितना आ गया बेटा 2 मोलर, तो 2। द रिलेशनशिप बिटवीन KB एंड KF क्या होने वाला है, बड़ा बढ़िया आसान सा क्वेश्चन है। अब आपको पता है ग्लूकोज कैसा है, नाइदर पार्टिसिपेट इन एसोसिएशन नॉर पार्टिसिपेट्स इन डिसोसिएशन, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आई का वैल्यू बच्चों अगर 1 हो गया तो डेल्टा टीबी को आप क्या लिख सकते हैं IKB इंटू M। मेरे को आदत है आई को लिखने का और आपको भी आदत बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर आई लिखने का आदत नहीं होगा तो कहीं पर आप चकमा खा सकते हैं बच्चों, तो आप चकमा ना खाए, है ना। तो डेल्टा टीबी आपका क्या हो गया 2, आई का वैल्यू क्या हो गया बोलो भाई 1, KB क्या हो गया पता नहीं, M क्या हो गया 1, डेल्टा TF क्या हो गया 2, आई क्या हो गया 1, KF कितना हो गया पता नहीं, M कितना हो गया 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2
तो अगर हम डिवाइड दे दे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, अगर आप डिवाइड देते तो आपका क्या आ जाएगा, 2/1 इज इक्वल्स टू KB/KF। तो KB बराबर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू KF हो जाएगा। KB बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू KF। तो ऑप्शन देख लीजिए ABCD में से कौन सा सही है, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या, अरे है क्या, बताओ भाई, बड़ा आसान सा सवाल है ना, देख रहे हो कितना आसान सवाल पूछा जा रहा है, कतई एकदम बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है बेटा, K2HgI4 इज 40% आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। बोला है कि K2HgI4 नाम का एक प्राणी है जो 40% आयनाइज्ड हुआ। अब 40% टूटा है, मतलब आपको क्या दे दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया। ध्यान से आप देखो तो अल्फा का वैल्यू दे दिया 40/100, आंसर क्या हो जाएगा 0.4। द वैल्यू ऑफ इट्स वेंट ऑफ फैक्टर। अब ये टूटा है भाई, टूटा, कौन टूटा है, अरे आप नहीं, K2HgI4 टूटा है, आप में तो बहुत बुलंदियां हैं, आप कैसे टूट सकते हो, 2K प्लस HgI4 2-, यही तो होने वाला, इसी में टूटेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था जितना में टूटेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो वो तब है जब आपका 100% डिसोसिएशन होगा, मतलब अल्फा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ अल्फा 1 है क्या, नहीं, यहाँ पर मेंशन कर दिया गया क्वेश्चन में। अगर मेंशन नहीं किया हुआ होता, अगर मेंशन नहीं किया हुआ होता तब तो चलता, तब आप उसको 1 मान सकते थे, लेकिन मेंशन कर दिया है, गलती से भी 1 मत मानना। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर I-1/n-1। अल्फा क्या हो गया 0.4, आई का वैल्यू क्या होगा पता नहीं, -1, n क्या है, कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में टूटा है, 3, -1। बोलो कोई दिक्कत है, तो यहां पर 0.4 I-1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0.8 I-1। अब इसको उठा करके इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 1 + 0.8, तो आई का वैल्यू आपके लिए क्या आ गया बच्चों, 1.8 निकल करके आ गया। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, है ना बच्चा वाला सवाल। ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है, बी होने वाला है। मैंने रिसेंट ईयर का क्वेश्चन लिया, 19-20 में जो सवाल आए ज्यादातर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY। एक आयनिक कंपाउंड है XY, क्या बोलता है कि XY का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होने वाला है इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। अब यहाँ अल्फा अल्फा नहीं दिया हुआ है, यहां पर अल्फा वगैरह नहीं दिया हुआ है, और अगर अल्फा नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान करके चलेंगे, 100% डिसोसिएशन का केस मान के चलेंगे। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं BaCl2 अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, Ba2+ में +2Cl- में टूटेगा। क्लियर है। तो अगर मैं पूछूं इसका आई का वैल्यू क्या होने वाला है, 3। क्यों लिख दिया 3 डायरेक्ट, n के बराबर क्यों लिख दिया, क्योंकि हम क्या मान करके चल रहे हैं, 100% डिसोसिएशन। अगर आप ध्यान से देखें इस वाले फॉर्मूला में, अगर ये 100% डिसोसिएशन होता तो अल्फा का वैल्यू 1 होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, I-1 = n-1 कट जाता और I = n हो जाता। इसीलिए मैं लिखता हूँ। क्लियर है, इसीलिए मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पर पाई = XY = 4 × पाई BaCl2 का आई का वैल्यू निकल गया। अब XY का अगर मैं आई का वैल्यू निकालूं तो इट विल बी x + y-, तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं है ना। तो यह आपका आई का वैल्यू निकलेगा। क्यों निकाले, क्योंकि पाई का फॉर्मूला क्या होता है, I × C × R × T इज इक्वल्स टू 4 × I × C × R × T। बोलो कोई दिक्कत की बात है, ये RT और ये RT क्या हो गया, कैंसिल। ये I क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन लेते हैं हम लोग, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, I × मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ XY, 4 × I × मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ BaCl2। बोलो बच्चों यहां पर I का वैल्यू क्या हो जाएगा, XY में 2, और यहां पर क्या हो जाएगा 4 × 3, और BaCl2 का कंसेंट्रेशन भी दे रखा है 0.01। अब ये 2 और ये 4 कट गया, आंसर आ गया 2। तो यहां पर आपका कंसेंट्रेशन ऑफ XY क्या आने वाला है, कंसेंट्रेशन ऑफ XY 2 × 3 × 0.01, 6 × 0.01, 6 × 10⁻⁻²। तो ये हो जाएगा आपका
XY का कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? A B C D। ध्यान से देखो, ध्यान से, यस B सही होगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है? चलिए एक और सवाल, ये सवाल भी बढ़िया है, ठीक है। हमको वो सवाल बढ़िया लगता है जिसमें वेपर प्रेशर वाला, जो वेपर में कंपोजिशन नहीं पूछता, वो सवाल मेरा बड़ा पसंदीदा, ठीक है। उसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लगने वाला है, लेकिन हाँ बढ़िया होता है। चलिए आइए देखते हैं। लिक्विड A एंड B फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज। A और B एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बोलता है? एट 350 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A एंड प्योर B, मतलब आपको P नॉट A दे दिया गया, कितना है 7 × 10⁻³ पास्कल। P नॉट B दे दिया है, कितना है 12 × 10⁻³ पास्कल। रिस्पेक्टिवली द कंपोजिशन ऑफ द वेपर, आपको क्या निकालना? कंपोजिशन ऑफ द वेपर निकालना, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ? इन इक्विलिब्रियम विद अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या है? मोल परसेंटेज दे दिया है। मोल परसेंटेज आपको दे दिया, कितना दिया? 40 मोल परसेंट। ये जो A का दिया हुआ है, ये मोल परसेंट जो आपको दिया हुआ है, ये क्या होगा? मोल्स ऑफ A बाई टोटल मोल्स इंटू 100, यही होगा ना। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या है? यही तो आपका 𝐶𝐴 होगा। तो 𝐶𝐴 बराबर क्या हो जाएगा? मोल परसेंट कितना है? 40, और इसको 100 को नीचे ले आओ तो आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया, क्या हो गया? 0.4। लेकिन ये कहां पर है? सॉल्यूशन में है, वेपर फेज में नहीं है। ये कहां पर है? सॉल्यूशन फेज में, ठीक है। तो ये आपका 𝐶𝐴 निकल गया। अब दो चीजों से तो मिलकर के बना है, एक का मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो 𝐶𝐵 नहीं पता चल जाएगा? 1 माइनस ही तो करना है बच्चों, 1 माइनस 0.4, आंसर क्या आ जाएगा? 0.6। क्लियर है? तो 𝐶𝐵 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0.6। तो 𝐶𝐴 भी पता चल गया, 𝐶𝐵 भी पता चल गया। कहाँ का पता चला है? सॉल्यूशन, लिक्विड फेज का आपको ये मोल फ्रैक्शंस पता चला, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन आपको पता चला है। बोलो यहाँ तक कोई ठीक है? जंगल जंगल फूल खिला है, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन पता चला है, ठीक है। आगे नहीं आने का है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। क्या बोलता है? द कंपोजिशन इन वेपर फेज एट इक्विलिब्रियम पता करना। तो यहाँ से अपन पी टोटल नहीं निकाल सकते क्या? पी टोटल क्या हो जाएगा? 𝐶𝐴 इंटू पी ए, पी नॉट ए प्लस 𝐶𝐵 इंटू पी नॉट बी। 𝐶𝐴 क्या हो जाएगा? 0.4। पी नॉट ए आपका क्या हो जाएगा? पी नॉट ए आपका क्या हो जाएगा? 7 × 10⁻³ प्लस 𝐶𝐵 क्या है आपका? 0.6। पी नॉट बी आपका क्या है? 12 × 10⁻³। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? ये आपका क्या निकला? ये आपका निकला पी टोटल। ये आपका क्या निकला? पी टोटल, ठीक है। अब बच्चों एक बात यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको PA दिख रहा है, ये क्या है? PB है। और ये जो आपने पी टोटल निकाला है, यहां पर जो आपने मोल फ्रैक्शन यूज किया, मैं फिर से बोल रहा हूं ये लिक्विड फेज में, और आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना? वेपर फेज का। अब ऑप्शन में शानदार चीज क्या है जो मैं बोल रहा था, ये देखो लिक्विड फेज में जो आपने 0.4 और 0.6 निकाला ना, एक ऑप्शन ऐसा भी है। तो बहुत सारे बच्चों से गलतियां होती है, बहुत सारे बच्चों से, और वो यहीं पर टिक करके निकल जाते हैं। सोचते बड़ा आसान सा क्वेश्चन, अरे नहीं बेटा, इसको देखो, यहाँ पर देखो, वेपर फेज में पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से 10⁻³ को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा 0.4 × 7 2.8, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7.2, और 10⁻³ बाहर है, इन दोनों को जोड़ दो तो आंसर हो गया 10 × 10⁻³, आंसर हो गया 10⁴। ये हो गया पी टोटल। ये क्या हो गया आपका? पी टोटल। किस में आया होगा? पास्कल में, क्योंकि आपका पी नॉट ए किस में है? पास्कल में। तो पी टोटल भी किस में आया होगा? पास्कल में। क्लियर? लेकिन अभी भी वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन नहीं निकला है, निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है एक बात, क्या पता है बच्चों? ध्यान से देखना, आपको एक बात पता है कि जो PA है वो और किसके बराबर हो सकता है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज YA। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है किसका? ऑफ A का है, किसमें? इन वेपर फेज में है। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। और इसको क्या मल्टीप्लाई कर दे? पी टोटल से, तो अपना काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। तो PA इज इक्वल्स टू YA इंटू PT। अच्छा, तो YA तो हम लोग को निकालना है, क्या PA हम लोगों को पता है? यस पता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यही तो है आपका PA, 0.4 × 7 × 10⁻³। तो PA का वैल्यू हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख ही लेते हैं,
7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 बराबर YA इंटू 10⁻⁴, यही तो है पी टोटल। तो पास्कल पास्कल कट जाएगा, यूनिट तो पास्कल पास्कल है, इस दोनों का कट गया। YA बराबर क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴। अब ये 10⁻³ और ये 4 कट गया, नीचे अभी भी 10 बचा हुआ है, तो ये हो गया 2.8 डिवाइडेड बाई 10, ये हो गया YA। और YA बराबर क्या आ जाएगा 0.28। अब YA आपका 0.28 आ गया। यहाँ काइए के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये भी क्या, इसको भी आप काइए लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये समझना पड़ेगा ये वेपर फेस का है, VP भी साथ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह पर आप काइए काइए नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। आप चाहते तो उसको काइए डैश लिख लेते, इसको काइए लिख लेते, ठीक है ना। भावनाओं को समझो, है ना, भावनाओं को समझो। अरे ज़्यादा भावनाओं को मतलब, ठीक है, इधर ध्यान से देखो। तो YA क्या हो गया 0.28, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखने की जरूरत नहीं बोलोगे यार सर आप YB भी निकालो यार, 1 माइनस 0.28 कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 0.72। क्लियर। तो आई होप तुमने देख लिया कि किस तरह के सवाल IIT मेंस में पूछे जा रहे हैं, जो कि PYQ सीरीज आपका JEE मेन के लेवल का चल रहा है। तो आपको बड़ा ही मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा यार सवाल को बना करके। तो धन्यवाद, पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और जो मैंने आपके लिए चीज़ें बताई है कि हम लोग क्या आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उसको ज़रूर देखें और ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।